एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैश फॉरवर्ड दिखाई देता है। रात के समय एक आदमी अपनी कार में अकेला बैठा होता है। तभी सैयद उसके पास जाकर उससे समय पूछता है और अगले ही पल उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद सैयद पास के सांता रोजा मेंटल हॉस्पिटल में चला जाता है। वहां एक हॉल में हर्ली अकेला बैठकर चेस खेल रहा होता है। सैयद को देखकर हर्ली कहता है, सैयद विजिटिंग टाइम तो खत्म हो चुका है। ड्यूड, सैयद कहता है, ये कोई विजिट नहीं है, तुम्हें मेरे साथ एक सुरक्षित जगह पर चलना होगा। हर्ली हैरानी से पूछता है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? मैंने तुम्हें काफी समय से देखा तक नहीं है। सैयद कहता है, हालात बदल चुके हैं। 2 दिन पहले एक कनेक्शन मर गया। हर्ली घबराकर पूछता है, क्या हुआ? सैयद बताता है कि लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है। हर्ली तुरंत पूछता है, अगर उसने आत्महत्या की है तो तुम उसे कनेक्शन क्यों कह रहे हो? उसका नाम। लेकिन सैयद उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, उसका नाम मत लेना, हम पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद सैयद जल्दी से वहां से निकलने को कहता है। हर्ली कहता है, ड्यूड, मैं तो वैसे भी अक्सर मरे हुए लोगों से बात करता रहता हूं। सैयद कहता है, मैं अभी एक ऐसे आदमी को मार कर आया हूं जो पिछले 1 हफ्ते से इस बिल्डिंग के बाहर मेरा पीछा कर रहा था। मुझे समझ आ गया है कि मेरी मानसिक हालत ही शायद मुझे जिंदा रखे हुए है। हार्ली फिर पूछता है, हम वापस आइलैंड पर तो नहीं जा रहे हैं, है ना? सैयद जवाब देता है, नहीं, हम बस एक सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। हार्ली उसके साथ चलने लगता है, लेकिन तभी रुककर चेस बोर्ड पर एक मोहरा चलता है और सामने रखी खाली कुर्सी की तरफ देखकर कहता है, चेकमेट मिस्टर एको, जैसे वहां अभी भी एको बैठा हो। इसके बाद फ्लैश फॉरवर्ड खत्म हो जाता है। अब सीन हेलीकॉप्टर में शिफ्ट होता है, जहां सैयद पूछता है, शिप कहां है? फ्रैंक कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल सही रूट पर हूं। सैयद पूछता है, फ्यूल कितना बचा है? फ्रैंक बताता है, बस 4-5 मिनट तक और उड़ सकते हैं, वरना किसी और को भी कूदना पड़ेगा। केट को परेशान देखकर जैक उसे समझाते हुए कहता है, जैसे ही हम बोट तक पहुंचेंगे हम तुरंत सॉयर को लेने जाएंगे। तभी हर्ली उन्हें पीछे बोट दिखाई देता है। दूसरी तरफ ऑर्किड में लॉक किसी भी तरह कीमी की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कीमी का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, इसीलिए लॉक उसका खून रोकने की कोशिश करते हुए बेन से कहता है, बेन मेरी मदद करो, अगर ये मर गया तो बोट पर मौजूद हर कोई मर जाएगा। लेकिन बेन बिना किसी भाव के कहता है, ये मेरी समस्या नहीं है जॉन। कीमी अपनी आखिरी सांसों में बेन से कहता है, तुम जहां भी जाओगे विडमोर तुम्हें ढूंढ लेगा। बेन जवाब देता है, उससे पहले मैं उसे ढूंढ लूंगा। तभी कीमी की सांसें रुक जाती हैं और उसके हाथ में मौजूद मशीन की ग्रीन लाइट रेड हो जाती है। लॉक घबराकर कहता है, हे नहीं, मरना मत। उसी वक्त शिप में मौजूद बम भी एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर माइकल डेसमंड और जिन से कहता है, तुम दोनों जाओ, बोट से सभी लोगों को बाहर निकालो, अगर हम साथ गए तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। डेसमंड वहां से निकल जाता है, लेकिन जिन कहता है, मैं यहीं रुकूंगा। डेसमंड शिप के बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए दौड़ता है और लाइफ जैकेट्स निकालने लगता है। तभी उसे सामने हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। डेसमंड जोर जोर से चिल्लाता है, लैंड मत करना, वापस जाओ, इस शिप में बम है, दूर चले जाओ। जैक फ्रैंक से पूछता है, क्या उसने बम कहा? लेकिन फ्रैंक हेलीकॉप्टर को शिप पर लैंड कराने लगता है। जैक गुस्से में पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फ्रैंक कहता है, वो जो चाहे चिल्लाता रहे, टैंक में एक बूंद भी फ्यूल नहीं बचा है, मुझे इसे लैंड करना ही पड़ेगा। हेलीकॉप्टर शिप पर लैंड कर जाता है। डेसमंड घबराकर कहता है, आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं। जिन और माइकल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमें अभी बोट से निकलना होगा। फ्रैंक तेजी से हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक का छेद बंद करता है और उसमें फ्यूल भरने लगता है। तभी केट सन को आरोन के साथ शिप के अंदर जाते हुए देखती है। केट उसे रोककर पूछती है कि जिन कहाँ है? सन बताती है, जिन माइकल के साथ नीचे है, मैं उसे छोड़कर नहीं आऊंगी। केट कहती है, ठीक है, तुम बच्चे को चॉपर में ले जाओ, जिनको मैं लेकर आती हूँ। सन आरोन को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ चली जाती है। इस बीच शिप के अंदर माइकल को समझ आ जाता है कि नाइट्रोजन गैस लगभग खत्म हो चुकी है। वह जिन से कहता है, जिन तुम्हें जाना होगा, अब हम यहाँ और कुछ नहीं कर सकते। जिन जाने में हिचकिचाता है। माइकल उसे समझाते हुए कहता है, कम ऑन, अब बस करो, ये लगभग खत्म हो चुका है। देखो, तुम अब एक पिता हो, जाओ और अपनी पत्नी को ढूंढो
और उसे लेकर आइलैंड से निकलने की कोशिश करो। जिन माइकल की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू माइकल। इसके बाद वह शिप के ऊपर की तरफ दौड़ जाता है। तभी फ्रैंक जैक से कहता है तुम्हारे दोस्त ने 3 मिनट पहले कहा था कि हमारे पास 5 मिनट हैं। अगर जाना है तो अभी जाना होगा। केट जिन को लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। केट कहती है जिन अभी भी अंदर है, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। जैक कहता है अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। मजबूरी में केट जैक के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ती है। हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। तभी डेसमंड चिल्लाता है रुको 1 मिनट, वो अभी हेलीकॉप्टर में नहीं आया है। सान घबराकर पूछती है जिन कहाँ है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ चुका होता है। जिन शिप से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता है और सान को हाथ हिलाते हुए दिखाई देता है। सान उसे देखकर चिल्लाती है जिन जिन हमें नीचे जाना होगा, हेलीकॉप्टर वापस घुमाओ। फ्रैंक कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। सान गुस्से में कहती है हमें करना ही होगा, नीचे उतारो। इसी वक्त बम वाले कमरे में नाइट्रोजन गैस पूरी तरह खत्म हो जाती है। माइकल वहां अकेला खड़ा होता है। तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक क्रिश्चियन वहां दिखाई देता है और कहता है अब तुम जा सकते हो माइकल। माइकल उसे देखकर पूछता है आप कौन हैं? और अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है और पूरा शिप विस्फोट से उड़ जाता है। धमाके की वजह से हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगता है। अपनी आंखों के सामने जिनको मरता देखकर सान जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हमें सान का एक फ्लैश फॉरवर्ड दिखाई देता है। लंदन में सान मोर पर नजर रख रही होती है। फिर वह उसके पास जाकर कहती है एक्सक्यूज मी मिस्टर विडमोर। सान क्वॉन हूं, मिस्टर पाइक की बेटी। मैं पाइक इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। विडमोर कहता है हाँ मैं जानता हूं। तुम्हारे पिता कैसे हैं? पिछले गेम के लिए उन्हें मुझे डिनर देना है। सान उससे कहती है आप सच में ऐसा दिखाने वाले हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। विडमोर जवाब देता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं मिस क्वॉन। सान कहती है आप जानते हैं मिस्टर विडमोर, आपको पता है कि हम कहां थे और वहां हमारे साथ क्या हुआ। आपको यह भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे और आपके हित भी एक जैसे हैं। जब आप इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए तैयार हो तो मुझे फोन करना। इसके बाद सान उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है कि आप जानते हैं उस आइलैंड से बाहर आने वाले लोग सिर्फ हम ही नहीं हैं। विडमोर पूछता है मिस क्वॉन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? लेकिन सून बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन वापस हेलीकॉप्टर में आता है। सून समुद्र के बीच जलते हुए शिप को देखकर चिल्लाती है नीचे उतरो, हमें जिन को ढूंढना है। सैयद उसे समझाते हुए कहता है नीचे कोई नहीं है, हमें यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। फ्रैंक कहता है हमारे पास पर्याप्त फ्यूल नहीं है, हम वापस नहीं जा सकते। सून रोते हुए कहती है वह नीचे है, मुझे पता है कि वह नीचे है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। जैक भी दर्द के साथ जलते हुए शिप को देखता है और फिर फ्रैंक से कहता है सून सब कुछ खत्म हो चुका है, वह चला गया है। लपीडस आइलैंड वापस चलो। फ्रैंक हेलीकॉप्टर को आइलैंड की तरफ मोड़ देता है। सून जिन की मौत को स्वीकार नहीं कर पाती और जोर जोर से रोती रहती है। दूसरी तरफ ऑर्किड में लॉक बेन से गुस्से में पूछता है तुम्हें पता था कि बोट नष्ट होने वाली है, फिर भी तुमने उसे क्यों मारा? बेन कहता है मैं इतना सीधा नहीं सोच रहा था जॉन, कभी कभी सही फैसले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आगे हार जाते हैं। तभी लॉक देखता है कि बेन उस कमरे में धातु की चीजें रख रहा है, जबकि उसे साफ तौर पर कहा गया था कि वहां धातु नहीं लानी है। बेन मशीन के स्विच घुमाने लगता है। लॉक पूछता है तुम क्या कर रहे हो? बेन बिना जवाब दिए टेबल के नीचे झुक जाता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी नीचे झुक जाता। लॉक भी तुरंत नीचे झुक जाता है। तभी कमरे में एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद बेन कहता है मैं इसे थोड़ा बदल कर आता हूँ और वहां से चला जाता है। लॉक कुछ भी समझ नहीं पाता और वहीं खड़ा रहता है। अब सीन बीच पर आता है जहां जूलियट एक रम की बोतल लेकर समुद्र की तरफ देख रही होती है। तभी सॉयर तैर कर उसके पास आता है। जूलियट पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉयर मजाक में कहता है सोचा थोड़ा तैर लूं। फिर उसके पास रखी बोतल को देखकर पूछता है क्या तुम कुछ सेलिब्रेट कर रही हो? जूलियट समुद्र की तरफ देखते हुए कहती है मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही। सॉयर पीछे मुड़कर देखता है और दूर समुद्र में जलते हुए शिप से उठता धुआं दिखाई देता है। सॉयर हैरान होकर पूछता है क्या वो हमारा शिप है? जूलियट दर्द भरी आवाज में कहती है था। इसके बाद सीन वापस ऑर्किड में आता है जहां बेन विंटर जैकेट पहनकर खड़ा होता है। लॉक पूछता है ये जैकेट क्यों? बेन कहता है मैं एक बहुत ठंडी जगह पर जा रहा हूँ। लॉक पूछता है मेरे लिए जैकेट कहाँ है? बेन कहता है तुम मेरे साथ नहीं आ रहे, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। लॉक कहता है मैं आ रहा हूं।
जैकब ने मुझे बताया है कि हमें क्या करना है। बेन जवाब देता है, उसने तुम्हें बताया कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे करना है, क्योंकि उसके नतीजे मुझे भुगतने होंगे। लॉक हैरानी से पूछता है, कैसे नतीजे? बेन कहता है, जो भी आइलैंड को दूसरी जगह ले जाएगा वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए जॉन, तुम उस एलिवेटर में जाओ और वापस चले जाओ। ऑर्किड से 2 मील पूर्व में रिचर्ड और मेरे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लॉक हैरानी से पूछता है, मेरा भी? बेन कहता है, उन्हें जो कुछ भी तुम्हें बताना होगा वे सब बताएंगे और तुम्हारी हर बात मानेंगे। गुड बाय जॉन। इसके बाद बेन लॉक से हाथ मिलाता है। लॉक कुछ समझ नहीं पाता। बेन भावुक होकर कहता है, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए मुझे अफसोस है। फिर वह लॉक से हाथ मिलाकर वहां से जाने लगता है। लॉक पूछता है, मैं उन्हें क्या करने के लिए कहूंगा? बेन पीछे मुड़कर कहता है, अपना रास्ता तुम खुद ढूंढ लोगे जॉन, तुम हमेशा ढूंढ लेते हो। यह सुनकर लॉक गर्व के साथ वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद लॉक अदर्स के कैंप में पहुंचता है। रिचर्ड और बाकी लोग उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। रिचर्ड मुस्कुराकर कहता है, हेलो जॉन, वेलकम होम। लॉक भी खुशी से मुस्कुराता है। दूसरी तरफ बेन उस कमरे में वापस आता है जहां धातु की वजह से धमाका हुआ था। वह वहां मौजूद एक गुप्त सुरंग में घुस जाता है और उस संकरी सुरंग से आगे बढ़ता रहता है। आगे उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। बेन सीढ़ी से नीचे उतरकर एक गोलाकार दरवाजे तक पहुंचता है। वहां बर्फ की एक मोटी परत जमी होती है। बेन अपने पैर से उस बर्फीली परत को तोड़ देता है और नीचे बर्फ से ढका हुआ एक अजीब इलाका दिखाई देता है। बेन सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी अचानक सीढ़ी टूट जाती है और बेन नीचे गिरने लगता है। गिरने के बाद बेन के हाथ में सीढ़ी से घिसने की वजह से चोट लग जाती है। यही वह चोट है जो हमने पहले एक फ्लैश फॉरवर्ड में बेन के हाथ पर देखी थी, जब वह इसी जैकेट को पहनकर सहारा के रेगिस्तान में पड़ा हुआ था। इसके बाद बेन अपनी जेब से माचिस निकालता है और वहां रखे लैंप को जला देता है। फिर वह वहां मौजूद फ्रोजन डंकी व्हील के किनारों पर जमी बर्फ को लोहे की रॉड से तोड़ने लगता है। ऊपर देखकर बेन कहता है, उम्मीद है अब तुम खुश होगे जैकब। इसके बाद वह पूरी ताकत लगाकर उस चक्र को घुमाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह चक्र घूमना शुरू करता है, एक रहस्यमयी आवाज पूरे द्वीप में गूंजने लगती है। अदर्स के कैंप से लेकर बीच, जहाज की तरफ जा रही नाव और हेलीकॉप्टर तक, पूरा द्वीप उस अजीब आवाज से गूंज उठता है। फ्रैंक हैरानी से पूछता है, ये क्या है? लेकिन बेन किसी तरह उस चक्र को घुमाता रहता है। तभी उसके अंदर से एक बेहद तेज रोशनी निकलती है और सफेद और बैंगनी रंग की चमक पूरे द्वीप में फैल जाती है। सभी लोग उस तेज रोशनी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे ही रोशनी खत्म होती है, पूरा द्वीप ही गायब हो जाता है। जैक अपनी आंखों के सामने का यह नजारा देखकर यकीन नहीं कर पाता। फ्रैंक हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश करते हुए घबराकर पूछता है, द्वीप कहां गया? सभी लोग हैरान होकर पूछते हैं, द्वीप आखिर कहां चला गया? तभी हर्ली कहता है, वो चला गया। फ्रैंक परेशान होकर कहता है, अब मैं हेलीकॉप्टर कहां उतारूं? जैक कहता है, यहां एक छोटा सा द्वीप है जहां वे लोग हमें लेकर गए थे। फ्रैंक कहता है, लेकिन डॉग, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहां जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है और अब इसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है। लाइफ जैकेट पहन लो, हम पानी में गिरने वाले हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखना। तभी संयत डेसमंड से कहता है, डेसमंड, लाइफ राफ्ट निकालो। और कुछ ही पलों बाद हेलीकॉप्टर समुद्र में जा गिरता है। कुछ देर बाद जैक समुद्र से बाहर आता है और राफ्ट में मौजूद हर्ली को ओरोन सौंप देता है। डेसमंड को छोड़कर बाकी सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। हादसे में डेसमंड के सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। जैक उसे राफ्ट में खींच कर लाता है और उसे कृत्रिम सांस देने के साथ उसकी छाती पर सीपीआर करने लगता है। कुछ देर बाद डेसमंड को होश आ जाता है। अब सभी लोग राफ्ट में बैठे होते हैं और किसी को पता नहीं होता कि उन्हें आगे कहां जाना है। जैक सभी को संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जिंदा हैं। इसके बाद हमें केट का एक फ्लैश फॉरवर्ड दिखाई देता है। रात के समय अपने घर में सो रही केट अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उठ जाती है और लाइट जला देती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। केट कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे द्वीप पर सुनाई देने वाली वही रहस्यमयी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। केट बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अलमारी से बंदूक निकालती है और आरोन के कमरे की तरफ दौड़ती है। कमरे का दरवाजा खुला होता है और आरोन के पास एक औरत बैठी होती है। केट बंदूक उसकी तरफ तान कर कहती है, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। वो औरत पलट कर देखती है और केट उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह क्लेयर होती है।
केट हैरानी से पूछती है, क्लेयर तुम यहाँ कैसे? क्लेयर केट के पास आकर कहती है, उसे वापस मत लाना केट, उसे वहां दोबारा मत लेकर जाना। तभी केट की नींद खुल जाती है। वह घबरा कर आरोन के पास दौड़ती है। आरोन बिल्कुल ठीक से सो रहा होता है। केट उसे छू कर देखती है और आंखों में आंसू लेकर कहती है, सॉरी। फिर वह उसके पास बैठ जाती है। फ्लैश फॉरवर्ड खत्म होता है और हम वापस राफ्ट पर आ जाते हैं। आरोन को गोद में लिए केट बैठी होती है। हर्ली कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये कर दिया। जैक हैरानी से पूछता है, किसने क्या कर दिया? हर्ली कहता है, लॉक ने, उसने द्वीप को हिला दिया। जैक तुरंत कहता है, नहीं, उसने द्वीप को नहीं हिलाया। हर्ली कहता है, ड्यूड, जो चीज हमारी आंखों के सामने थी वो पलक झपकते ही गायब हो गई। जब तक वो हमारी नजरों से बचकर कहीं नहीं गई तब तक ये उसी ने किया है। अगर तुम्हारे पास कोई और जवाब है तो मैं सुनना चाहता हूं। तभी फ्रैंक को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वह खुशी से चिल्लाता है, हे भगवान, वहां एक नाव है, देखो वहां एक नाव है। सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से उस नाव को देखते हैं, लेकिन जैक का चेहरा अचानक उदास हो जाता है। वह कहता है, जैसे जैसे वो नाव हमारे पास आएगी हमें उतना ही ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। सैयद पूछता है, किस बारे में? जैक कहता है, सब कुछ, हर चीज के बारे में। जब से हम इस द्वीप पर क्रैश हुए हैं तब से लेकर अब तक के हर एक पल के बारे में। फ्रैंक हैरानी से कहता है, जैक, मुझे पता है कि मैं इस ग्रुप में नया हूं, लेकिन क्या ये समय सबके खुशी से उछलने और एक दूसरे को गले लगाने का नहीं है? जैक उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे जहाज और उसमें मौजूद लोग हमें मारने आए थे। तुमने कहा था कि हमारा पूरा विमान समुद्र की गहराई से मिला है। किसी ने उस विमान को वहां रखा है। कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि पूरी दुनिया हमें मरा हुआ समझे। अगर हम ये कह दें कि वो विमान हमारा था ही नहीं तो हमारे साथ क्या होगा और उन लोगों का क्या होगा जिन्हें हम द्वीप पर छोड़कर आए हैं? केट कहती है, हम उन्हें ये बात समझा नहीं पाएंगे। जैक कहता है, मैं बात करूंगा। यानी अब सभी से झूठ बोलने की जिम्मेदारी जैक खुद ले लेता है। लेकिन बाद में हम फ्लैश फॉरवर्ड में देखते हैं कि सच जानते हुए इतने लंबे समय तक झूठ बोलने की वजह से जैक की जिंदगी किस तरह बर्बाद हो गई थी। तभी वह नाव उनके पास पहुंच जाती है। नाव के लोग अंदर देखकर बोट के लोग अंदर देखकर चिल्लाते हैं, मिस विडमोर। तभी पेनी वहां आती है और कहती है, उन्हें रस्सी फेंको। पेनी को देखते ही डेसमंड के दिल में जैसे एक साथ हजारों पटाखे फूट पड़ते हैं। वह खुशी से चिल्लाता है, पेनी। डेसमंड को देखकर पेनी भी कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाती है। डेसमंड जल्दी से राफ्ट से बोट में चढ़ता है और पेनी की तरफ भागता है। पेनी भी उसकी तरफ दौड़कर आती है। 8 साल बीत जाने के बाद भी दोनों के बीच जरा भी अजनबियत नहीं होती। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पेनी पूछती है, तुम ठीक हो ना? डेसमंड खुशी के मारे हंसने या रोने के बीच अटक जाता है। वह कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? पेनी कहती है, तुम्हारी फोन कॉल की वजह से। मेरे पास एक ट्रैकिंग स्टेशन है। डेसमंड भावुक होकर कहता है, आई लव यू पेनी। अब मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद डेसमंड पेनी को सभी लोगों से मिलवाता है और सबसे आखिर में जैक से मिलवाता है। जैक कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई पेनी, लेकिन हमें बात करनी है। इसके बाद सीन कट होता है और 1 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि पेनी की बोट पर सभी लोग मेनलैंड पहुंच चुके हैं। हर्ली सैयद से पूछता है, ड्यूड, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? 3000 मील दूर एक दूसरे द्वीप पर क्यों जा रहे हैं? सैयद कहता है, द्वीप पर जो लोग अभी भी बचे हुए हैं उन्हें सुरक्षित रखने का बस यही एक तरीका है। फ्रैंक राफ्ट तैयार करके खड़ा होता है। जैक उससे पूछता है, किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? फ्रैंक कहता है, अगर हवा ने कोई गड़बड़ नहीं की तो 8 या 9 घंटे। तब तक सूरज भी निकल आएगा। जैक उसका शुक्रिया अदा करता है। फ्रैंक जैक से कहता है, मुझे लगता है हम दोबारा नहीं मिलेंगे। रॉजर, दैट डॉग। इसी वक्त पेनी आरोन को केट के हवाले कर देती है। डेसमंड आखिरी बार जैक से पूछता है, भाई तुम्हें यकीन है कि हमें यह करना चाहिए? जैक कहता है, विडमोर के हाथ मत लगना डेसमंड। सी यू इन अनदर लाइफ ब्रदर। फिर जैक सभी से कहता है, ठीक है, चलो घर चलते हैं। इस तरह अपनी योजना के मुताबिक जावा ट्रेन से मिले फ्लाइट 815 के नकली मलबे के हिसाब से ओशनिक 6 सुम्बा द्वीप के पास राफ्ट से पहुंचते हैं। वहां के स्थानीय गांव वाले उन्हें देखकर किनारे तक लाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सीन कट होता है और हमें जैक का एक फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया जाता है। दाढ़ी बढ़ाए और शराब के नशे में डूबा हुआ जैक
जेरेमी बेंथम नाम के आदमी की डेड बॉडी वाले फ्यूनरल पार्लर के पास अपनी कार रोकता है। रात में वह एक पत्थर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह कॉफिन के ऊपर रखा डेड बॉडी रिलीज करने वाला फॉर्म हटा देता है और कॉफिन खोलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो जैक। जैक डर कर पीछे मुड़ता है। वहां बेन खड़ा होता है। बेन कहता है, सॉरी, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। बेन पूछता है, क्या उसने तुम्हें बताया था कि मैं आइलैंड से बाहर हूं? जैक कहता है, हाँ। बेन पूछता है, तुमने उससे कब बात की थी? जैक कहता है, लगभग 1 महीने पहले। बेन पूछता है, केट से भी मिला था? जैक कहता है, हाँ, वह उससे भी मिलने आया था। बेन फिर पूछता है, उसने तुमसे क्या कहा? जैक बताता है, उसने कहा कि मेरे आइलैंड से जाने के बाद बहुत बुरी चीजें हुई हैं और उन सब के लिए मेरी गलती जिम्मेदार है। उसने मुझसे कहा कि मुझे वापस जाना होगा। बेन जैक की हालत देखकर कहता है, मैंने सुना है तुम लगातार पैसेंजर प्लेन्स में सफर कर रहे हो, इस उम्मीद में कि कोई प्लेन आइलैंड पर क्रैश हो जाए। ये काफी मुश्किल है जैक। जैक पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? बेन कहता है, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आइलैंड तुम्हें अकेले वापस आने नहीं देगा। तुम सबको वापस जाना होगा। जैक अपनी परेशान जिंदगी के बारे में बताता है। सैयद कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता। हर्ली पागल हो चुका है। सन अभी भी मुझसे नाराज है और केट तो अब मुझसे बात तक नहीं करती। बेन कहता है, बस एक ही तरीका है, ये काम तुम्हें सबके साथ मिलकर करना होगा, तुम सबको। फिर बेन उस डेड बॉडी की तरफ देखकर कहता है, हमें इस डेड बॉडी को भी अपने साथ ले जाना होगा। और फिर सबसे बड़ा राज सामने आता है। बेन कहता है, जेरेमी बेंथम की ये डेड बॉडी किसी और की नहीं थी, ये हमारा जॉन लॉक था। और इसी के साथ लॉस्ट सीजन 4 यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल हमारे सामने हैं, आखिर लॉक की मौत कैसे हुई? लॉक जेरेमी बेंथम कैसे बन गया? वो आइलैंड से बाहर कैसे पहुंचा? बेन ओशनिक 6 को दोबारा आइलैंड पर लौटने के लिए क्यों कह रहा है? हर्ली को आइलैंड पर मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं? बेन ने आइलैंड को मूव कर दिया, लेकिन आइलैंड पर बचे हुए बाकी लोगों के साथ क्या हुआ होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए लॉस्ट सीजन 5 के साथ तैयार रहिए। कहानी अभी बाकी है, तब तक स्टे लॉस्ट।